नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और आज हम बात करेंगे एचटेट 2021 में जो पेपर हुआ था ज्योग्राफी का, पीजीटी की बात मैं कर रहा हूं, उसके सॉल्यूशन के बारे में। और दोस्तों ये सॉल्यूशन बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप ऑब्जेक्शन पुट करना चाहते हैं, और ऑब्जेक्शन क्योंकि हरियाणा बोर्ड ने जो भिवानी के अंदर लोकेटेड है उसने आंसर की डिक्लेयर कर दी है, और उस आंसर की में क्वेश्चन या आंसर आपका गलत हो सकता है और आपने जो ऑप्शन भरा है वो ठीक हो सकता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड की गई की गलत है, कोई भी क्वेश्चन आंसर उसका गलत है और आपका ठीक है, तो आप विद इन प्रूफ यानी कि प्रूफ के साथ में बोर्ड की साइट पे जाके ऑब्जेक्शन पुट कर सकते हैं। और ये सॉल्यूशन इसमें आपके बेहद काम आने वाला है, क्योंकि ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि एक्सप्लेनेशन के साथ ये सॉल्यूशन है। तो इसको हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे और इसके जो भी पैरामीटर हैं यानी कि जो एक्सप्लेनेशन के जो कोड हैं वो सारे आपको बताए जाएंगे। तो इसको क्वेश्चन को और इसके आंसर को एलैबोरेट प्रॉपरली किया गया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, और कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है तो आप अपना ऑब्जेक्शन पुट भी कर सकते हैं। ये मेरे पास डी कोड है, यदि डी कोड आपके पास है तो आप नंबरिंग के अनुसार चल सकते हैं, अन्यथा आपको क्वेश्चन मैच करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, बगैर देर करते हुए पहले क्वेश्चन को हम शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है 91, क्योंकि इससे पहले का जो पोर्शन है 90 क्वेश्चन तक, वो क्वेश्चन एक जनरल आते हैं, यानी चाहे सब्जेक्ट आपका कोई भी हो वो क्वेश्चन जनरल होंगे। 91 से लेके और 150 तक क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के हैं, और इन क्वेश्चन को अब देख लेते हैं। 91 क्वेश्चन में हमारे सामने है, एज पर हायरार्की क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम बाय एलनबर्ग फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज ए। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो एलनबर्ग ने जो हायरार्की का क्लासिफिकेशन दिया था ये 1973 के अंदर दिया था। और इसको थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए, क्योंकि आंसर आपके सामने है ही, मैंने ऊपर पुट कर रखा है, ये मैक्रो इकोसिस्टम के अंदर आएगा। परंतु मन में ये भी आता है कि ये मेगा इकोसिस्टम या मेसो इकोसिस्टम क्यों नहीं है। तो इसके एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इसको पहले से ही आर्टिकल यहाँ पे लगा रखा है, क्योंकि जब मैंने सोल्व किया तो यहाँ पे लगा दिया था। यहाँ पे आप देखिए, ये ऊपर तो डेफिनेशन है, परंतु ये जो आर्टिकल है हमारे सामने अपर्णा शाह के द्वारा शेयर किया गया था, और यहाँ पे बायोस्फीयर इज लार्जेस्ट एंड ऑल इनकम्पासिंग इकोसिस्टम के बारे में बता रखा है। अब इसको चलते हैं कि जहाँ पे हमारी डेफिनेशन वेरीफाई होती है, और वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे देखिए, ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज ए मैक्रो डिवीजन, ये एक मैक्रो डिवीजन के अंदर आता है, और हमारा क्वेश्चन भी यही था। इसके आंसर में देखोगे तो मैक्रो डिवीजन आपको मिलेगा। 92 क्वेश्चन क्या है, एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है, फेल्सिक रॉक आर लाइट इन कलर। ये सच्चाई है कि फेल्सिक रॉक लाइट होती है कलर में। ये इग्नियस रॉक का ही भाग है, इग्नियस रॉक का एक पार्ट है, और ये फेल्सपर और क्वार्ट्ज में रिच होती हैं, और इसका कलर है वो लाइट होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, यानी स्टेटमेंट के अंदर हम देखेंगे तो ए तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात आती है बैथोलिथ की। बैथोलिथ हैज ऑब्जर्वेबल बॉटम। अब ये बॉटम की बात है, ऑब्जर्वेबल बॉटम है नहीं। अब आप इसमें देखिए कि बैथोलिथ किस प्रकार का होता है। बैथोलिथ होता है कि चट्टान का धरातल ये है, मान के चलो, और बैथोलिथ जब वोल्केनिक इरप्शन होता है इस चट्टान के भीतर ही, यानी कि कहीं यहाँ पे भीतर ही एक आकृति बन जाती है, उसको बैथोलिथ कहते हैं। धरातल पे हमें कुछ नहीं दिखाई देता, और ऑब्जर्वेशन हमारी कहाँ पे होगी, धरातल पे, और ये हमारा है धरातल। तो धरातल पे कुछ भी नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका बॉटम हो या किसी भी बात हो, क्योंकि बैथोलिथ हमारे ऑब्जर्वेशन में है ही नहीं, तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी। अब उसके बाद में देखिए, ग्रेनाइट और रियोलाइट आर मैफिक रॉक। अब मैफिक रॉक कौन सी होती हैं दोस्तों? मैफिक रॉक होती हैं जो सिलिकेट मिनरल होता है, या इग्नियस रॉक के बारे में, जो मैग्नीशियम और आयरन में रिच होती है। मैग्नीशियम और आयरन में इसका कलर डार्क होता है। इसमें जैसे बेसाल्ट आता है या डायबेस आता है, गैब्रो टाइप की रॉक्स इसके अंदर शामिल होती हैं, और ये कलर इसका डार्क होता है। परंतु यहाँ पे जो पूछा है कि ग्रेनाइट एंड रियोलाइट आर मैफिक, तो ग्रेनाइट और रियोलाइट मैफिक नहीं है। वो कौन सी होती हैं जो मैफिक होती हैं डार्क कलर में, जैसे बेसाल्ट, डायबेस और गैब्रू। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाती है। तो ये सारे स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट हमारी ठीक पाती है, और ओनली ए इज करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 93 पे। एज पर कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए करेक्टली मैच। कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ चीज समझनी होंगी। ये जो बड़े अक्षरों में दे रखे हैं ना, जिसको कैपिटल लेटर कहते हैं, A B C, इसका मतलब क्या होता है?
कोपेन के क्लासिफिकेशन में ए का मतलब होता है ट्रॉपिकल, बी का मतलब होता है ड्राई और सी का मतलब होता है टेम्परेट और डी का मतलब होता है कॉन्टिनेंटल। ये तो बताया मैंने कैपिटल लेटर। अब कैपिटल लेटर होने के बावजूद में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे नोट करेक्टली मैच की बात की गई है। यहाँ पे सी किस टाइप की थी? टेम्परेट क्लाइमेट थी और टेम्परेट क्लाइमेट मैरीन वेस्ट कोस्ट, मैरीन की वेस्ट कोस्ट पे किस प्रकार की क्लाइमेट होती है, सी इसको डिफाइन कर सकता है। उसके बाद में सी यहाँ पे फिर हमने सी को किस लिए दिया? टेम्परेट क्लाइमेट के मेडिटेरियन टेम्परेट क्लाइमेट होती है, तो ये भी इसको वेरीफाई कर सकता है। ए, और ए किस प्रकार की थी? ट्रॉपिकल, ये भी इसको वेरीफाई करता है। डी, अब डी किसके लिए था? कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंट वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, तो इससे पहले कैपिटल अक्षर से, कैपिटल लेटर से डिफाइन नहीं होगा। परंतु उसके बाद में जो स्मॉल लेटर हैं इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको भी डिफाइन करना जरूरी है। एफ जो होता है, एफ होता है फॉरेस्ट के लिए। एस जो होता है ये होता है समर के लिए। डब्ल्यू जो होता है ये होता है विंटर के लिए और एफ फॉरेस्ट यहाँ पे है ही। फिर बच गया यहाँ पे ए लेटर किस लिए होता है? स्मॉल ए लेटर, ये होता है मोर देन 70% रेनफॉल के लिए, मोर देन 70% रेनफॉल के लिए। यदि यहाँ पे बी आ जाए तो बी किसके लिए होता है? 40 से 70 रेनफॉल के लिए। और क्योंकि यहाँ पे बी है, भी ये मेंशन भी कर रखा है, सॉरी, यहाँ पे बी है तो मैं इसको एक बार क्लीन कर देता हूं। तो बी हमारे लिए किस लिए था? कि जहां पे रेनफॉल 40 से 70% होती है। अब सी कैपिटल लेटर है, टेम्परेट क्लाइमेट है, एफ फॉरेस्ट एरिया है और बी जहां पे 40 to 70% रेनफॉल होती है। तो मैरीन कोस्ट, मैरीन वेस्ट कोस्ट के ऊपर ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, तो ये हो जाएगा फाइनल। अब दूसरे बाद में है CSA, सी मतलब टेम्परेट, एस मतलब समर और ए का मतलब क्या है? जहां पे रेनफॉल होती हो 70% या इससे भी ज्यादा। अब आपको पता है कि मेडिटेरियन जो क्लाइमेट होती है यहाँ पे गर्मियों के अंदर है, बारिश नहीं होती है, बारिश होती है सर्दियों के अंदर, तो ये यहाँ पे परफेक्ट है, इसका आंसर सही है। और तीसरे पे आता है AW, ए का मतलब ट्रॉपिकल और डब्ल्यू का मतलब है विंटर ड्राई। और जब विंटर ड्राई है तो ट्रॉपिकल सवाना इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, तो ये भी सही है। अब यहाँ पे डी पे आ जाते हैं। डी का मतलब कॉन्टिनेंटल है, एफ का मतलब फॉरेस्ट है और ए का मतलब 70% से ज्यादा रेनफॉल है। अब ड्राई के साथ में फॉरेस्ट एरिया या 70% से ज्यादा रेनफॉल संभव नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? डी, इसलिए डी डिफाइन यहाँ पे कर रखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 94। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, परंतु मैं जल्दी से इसको कवर करने की कोशिश करूंगा, तो आप इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। मैच द फ्लोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब प्राइम मेरिडियन के बारे में हम सब जानते हैं कि प्राइम मेरिडियन कौन सी होती है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 साउथ में होती है, तो इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा 95। मोस्ट वाइड स्प्रेड ऊज्ड इन डिपॉजिट्स इन ओशियन आर। मोस्ट वाइड स्प्रेड यही है, ग्लोबिजेरियन। तो ये एक परफेक्ट आंसर है और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने की बात है नहीं। आगे चलते हैं। पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन वाज इन्वेंटेड बाय, ये भी एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। फेडरिनार्ड हेसलर इसका परफेक्ट आंसर है। परंतु यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं कि फर्डिनांड हेसलर कौन था। फर्डिनांड हेसलर एक अमेरिकन कैंडिडेट था। 1925 में इसने पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन दी थी, तो ये है हेसलर की जानकारी इसके बारे में। इसके बाद यदि आप रिगबर्ट बोन के बारे में जानेंगे तो स्यूडोकोनिकल या स्यूडोकोनिक मैप प्रोजेक्शन इसने दी थी। और ये प्रोजेक्शन ना, स्यूडोकोनिक जो प्रोजेक्शन है ये 100 AD अप्रोक्सीमेटली 100 AD में टोल्मी के द्वारा इन्वेंटेड की गई थी। बाद में रिबर्ट बोन के द्वारा ये ज़्यादा फेमस हुई है। तो रिबर्ट बोन स्यूडोकोनिक मैप प्रोजेक्शन के लिए जाना जाता है, हेसलर जाना जाता है पर्टिकुलरली पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन के लिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रिवर फ्लो बिटवीन ब्लैक फॉरेस्ट एंड वोसेज इन ए रिफ्ट वैली। परफेक्ट आंसर तो इसका राइन है, परंतु यहाँ पे एक मैप को और देख लेते हैं हम। ये मैप देखिए, इस मैप के अंदर आपको डेन्यूब रिवर नजर आएगी और ये जर्मनी से चल के ब्लैक सी के अंदर गिरती है।
और यहाँ पे हमें दिखाई देती है कि सीन रिवर, ये है इस जगह पे, मैं ऐसे दिखाता हूँ इसको, ये हमारी सीन रिवर है और उसके बाद में रोन रिवर यहाँ पे है, ये है राइन रिवर। इस प्रकार से ये राइन रिवर है इस मैप में जो दिखाई दे रही है। और ये क्यों है, क्योंकि एक तरफ इसमें ब्लैक फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के अंदर, वोस, तो वोस एक तरफ है यानी कि फ्रांस के अंदर और ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी के अंदर, उसके बीच में से राइन रिवर बहती है। नेक्स्ट चलते हैं 98 क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, कौन सा करेक्ट मैच यहाँ पे नहीं है। अब ये देखिए कि यदि नीड लीफ कॉनिफर के बारे में आप देखेंगे तो स्प्रूस और फिर होते ही हैं। ट्रॉपिकल मानसून के अंदर जो हार्डवुड होता है उसको टीक और साल कहते हैं। मिड लैटिट्यूड के अंदर जो रोजवुड और आयरनवुड होता है ये गलत आंसर, ये ट्रॉपिकल के अंदर होते हैं। ये जो ट्रीज होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल एरिया के अंदर पाए जाते हैं। मिड लैटिट्यूड के अंदर सॉफ्टवुड टाइप की लकड़ी होती हैं, तो इसलिए ये आंसर यहाँ पे गलत है और गलत ही यहाँ पे पूछा गया है। ट्रॉपिकल सवाना के अंदर ये सही है, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा थर्ड, रोजवुड और आयरनवुड। नेक्स्ट पे चलते हैं 99, एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एटोल आर रिंग शेप्ड आइलैंड ऑफ द कोरल रीफ, बिल्कुल सही है। उसके बाद में सेकंड जो पोजीशन है ये वाला आपका सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा है ए फ्लैट टॉप्ड सबमर्ज वोल्केनिक आइलैंड इज नोन एज गियोट, ये भी बिल्कुल सही है। फ्लैट टॉप जो सबमर्ज हो जाता है वोल्केनिक आइलैंड में उसे हम गियोट के नाम से जानते हैं। तीसरा है एवरेज इन ओशियन ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप इज अबाउट 10 डिग्री। अब यहाँ पे एवरेज की बात की गई है, इसको आप समझिए। कॉन्टिनेंटल स्लोप के अंदर स्लोप 10 डिग्री हो सकता है, परंतु ये मैक्सिमम होता है, यानी कि जब मैक्सिमम की बात करेंगे तो 10 डिग्री हो सकता है। और कम से कम कितना होता है, 1 डिग्री हो सकता है, यानी कि 2 डिग्री से 10 डिग्री तक हम ज़्यादातर डिफाइन करते हैं। मिनिमम आप 2 डिग्री माने, मैक्सिमम आप 10 डिग्री माने, परंतु एवरेज तो इसका कितना निकलेगा, 5 या 6 निकलेगा। तो इस हिसाब से यदि आप देखेंगे तो एवरेज स्लोप का ये आंसर गलत हो जाता है, तीसरा ऑप्शन। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ए और बी करेक्ट हैं, ए और बी यहाँ पे 4th नंबर पे हैं, ये हमारा आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसोसिएट विद द डेविस मॉडल ऑफ ज्योग्राफिकल साइकिल। देखिए विलियम मॉरिस डेविस, इसने लैंडफॉर्म्स से रिलेटेड अपनी थ्योरी दी थी। पेनिप्लेन उसने नाम दिया था, मोनाडनोप उसने नाम दिया था। लैंडफॉर्म आर द रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस और टाइम, ये उसका प्रोसेस यानी कि थ्योरी का मेन पार्ट है, परंतु स्लो रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट बिल्कुल भी कहीं भी थ्योरी के अंदर मेंशन नहीं किया गया है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये क्वेश्चन हमारा 101, लुसियन एंड मैरियाना ट्रेंच आर फॉर्म्ड अलोंग विद, और इसका करेक्ट आंसर, कई बार हम धोखे में आ जाते हैं कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के द्वारा ये निर्मित हुए हैं, परंतु ऐसा नहीं है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के द्वारा हुए हैं, 2 प्लेटें आपस में ऐसे टकराई और ये सबमर्ज वाला जो पार्ट है ये वाला हिस्सा है, इसके कारण ये ट्रेंच डेवलप हुई थी, चाहे बात एलुसियन की हो या मैरियाना ट्रेंच की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और वो हमारा 102, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नोट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। देखिए अनसेटल्ड वेदर होता है, बिल्कुल ठीक है। फोगीनेस और पुअर विजिबिलिटी भी होती है। मोर और लेस एलोंगेटेड आइसोबार, ये भी ठीक है, परंतु टोरेंशियल रेनफॉल फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक बारिश होती रहे बहुत तेज, ऐसा संभव नहीं होता टेम्परेट साइक्लोन के अंदर, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यानी कि जो पूछा गया है नोट वाला वो पहला है। 103 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ये कि इन विच फेस ऑफ द मून द नीप टाइड अकर। यहाँ पे आप देखिए ये पोजीशन आपको बिल्कुल क्लियर कर देगी। ये क्या है, इधर आप देखेंगे तो नीप टाइड का एग्जाम्पल है कि यहाँ पे जैसे 3rd क्वार्टर मून को और 1st क्वार्टर मून को नीप टाइड होता है। ये है मून की पोजीशन, इधर है यहाँ पे सन, ये है अर्थ, तो इस प्रकार नीप टाइड होता है। यदि आप स्प्रिंग टाइड या फुल टाइड की बात करेंगे तो मून की पोजीशन यहाँ पे होती है, जो न्यू मून और फुल मून के दिन पे होती है। तो ये है इसका करेक्ट आंसर, 1st और 3rd क्वार्टर को। अब चलते हैं 104 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट अबाउट द अर्थ इंटीरियर। अर्थ इंटीरियर के बारे में सही क्या नहीं है, क्या नहीं है ये देखिए। एस्टेनोस्फेयर इज पार्सली मोल्टन, बिल्कुल सही है। कोर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ निकल एंड फेरस, ये भी बिल्कुल सही बात है।
उसके बाद में है अर्थ क्रस्ट इज मोस्टली मेड ऑफ मैग्नीशियम। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट जो बनी हुई है ज्यादातर ऑक्सीजन, सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई है, इसलिए ये थर्ड वाला हो जाता है गलत। फोर्थ पार्ट है मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज मेंटल। ये बिल्कुल सही बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी इज सिचुएटेड एट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक्चुअल में क्या है कि मून इसका सही आंसर, क्योंकि जहां पे ईगल के बारे में जानते हैं, ये ईगल क्या है, स्पेस मून मिशन था नासा का, और जहां पे उसने लैंड किया था उसे कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो ये इसलिए नाम जाना जाता है, बस उस पार्ट को जानते हैं कि जहां पे वो मून मिशन उतरा था, उनका ईगल जो मून मिशन था उसने लैंड किया था सैटेलाइट्स ने मून के ऊपर, उसे कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 106वां क्वेश्चन। द रॉक फॉर्म्ड थ्रू एक्युमुलेशन ऑफ वोल्केनिक एश इज कॉल्ड। यहां पे सिल आप देखिए एश के द्वारा नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी के इंटीरियर के अंदर सील एक पाइप की तरह ये ऐसे जम जाता है। स्कोरिया भी नहीं होता, पर मैंने इसके बारे में ज़्यादा सुना भी नहीं है स्कोरिया ये क्या होता है, परंतु जब मैंने इसकी डेफिनेशन देखी तो ये डार्क कलर के वोल्केनिक रॉक होती है, इसे स्कोरिया कहते हैं। इस प्रकार से रॉक की एक पिक्चर थी। और नेक्स्ट आप देखेंगे वोल्केनिक रॉक वोल्केनिक के द्वारा होती है, इसमें एस का पार्ट नहीं होता। टफ जो होता है ये वोल्केनिक एस के द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं 107। फ्रॉम द फॉलोइंग द क्रस्ट लैंडफॉर्म हम्स कैन बी मैच्ड विद। और ये हम्स हम जैसे आपने सुना हम कहाँ पे होता है, ऊंट का जो कूब सा होता है ना, उसे भी कई बार हम के तौर पे जानते हैं। और इंसेलबर्ग जो होते हैं ना, जो विंड एक्शन के द्वारा बनते हैं, ये इसी प्रकार के होते हैं। तो हम कास्ट टोपोग्राफी के अंदर जो हम होता है ये इंसेलबर्ग के द्वारा मैच करता है। यहाँ पे आप देखोगे कावली लेक, ये एक गली और या रिवाइन की तरह होती है, रिवर का एक्शन होता है। और गली आप समझते हैं, एक छोटी सी जब इरोजन के कारण छोटी नदी, बहुत ही छोटी एक नदी या उसका एक ब्रांच कुछ पार्ट को काट देती है तो उसे गली या रिवाइन कहते हैं। बरखान विंड एक्शन के द्वारा होता है, और बरखान को भी हम सब जानते हैं, परंतु वो हमसे नहीं मिलता है। हमाडा यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन लिख रखी है। एक डेजर्ट लैंडस्केप होता है, कंसिस्ट ऑफ हाई लार्जली बैरन हार्ड रॉकी प्लेटू वेयर मोस्ट ऑफ द सैंड हैज बीन रिमूव्ड बाय द डिप्लेशन। डिप्लेशन क्या होता है, विंड के द्वारा जब रेत को उठा लिया जाता है और नीचे तक गड्ढा हो सकता है, कई बार तो पानी भी निकल जाता है, तो इसे कहते हैं हमाडा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, इंसेलबर्ग। नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्रग्सन थ्योरी इज सर्क फॉर्मेशन वाज गिवन बाय। ब्रग्सन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, ये D.W. जॉनसन के द्वारा दी गई थी, D.W. जॉनसन के द्वारा। ये इसका करेक्ट आंसर है, कंसेप्ट बेस ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा 109वां। ए रेजुवेनेटेड टोपोग्राफी इज करेक्टराइज्ड बाय। और ये किसके द्वारा है, यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको जरूर मैं कंफ्यूज कर दूंगा, क्योंकि रेजुवेनेटेड टोपोग्राफी क्या होती है, रिवर ट्रेसिस का, इंसाइज मेंडर का, दोनों ही एक कैटेगरी के अंदर आते हैं, जबकि स्ट्रक्चरल बेंचेज एक अलग चीज़ है। और ये जो निक पॉइंट आता है ना, ये वाला अलग पार्ट है। अब निक पॉइंट यहाँ पे आंसर की के अंदर ये मेंशन कर रखा है, ए, बी और डी, इसको करेक्टराइज करते हैं। जबकि बात क्या है, निक पॉइंट होता है जब एकदम, जैसे वाटरफॉल होता है, वाटरफॉल की तरह एकदम धरातल नीचे हो जाता है और पानी बहुत ऊंचाई से गिरता है, उसे निक पॉइंट कहते हैं। और निक पॉइंट इसको डिफाइन नहीं करता है, क्योंकि रिजुवेनेटेड टोपोग्राफी कौन सी होती है, जब धरातल के ऊपर सेडिमेंट्स रिवर जमा करना शुरू कर देती है। रिवर ट्रेसिस और मिएंडर्स, ये दोनों इसको अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं। जबकि स्ट्रक्चरल बेंचेज की बात करें तो ये पूरा इरोजन का पार्ट है, तो ये इससे अलग हो सकता है। बिल्कुल सही है कि स्ट्रक्चरल बेंचेज अलग चीज है, रिवर ट्रेसिस और इंसाइज मेंडर ये सही हैं, परंतु निक पॉइंट इसको डिफाइन नहीं करता, और ये इसके अंदर ऑप्शन कहीं भी दिया नहीं गया है, तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन जरूर बनता है। तो इसे आप, यदि आपके पास रेफरेंस बुक है तो आप इसे ध्यान से जरूर देखें। अब चलते हैं 110वां क्वेश्चन।
ये है हॉर्स लैटिट्यूड। ये बताने वाली बात नहीं, हमने बहुत बार सुना है कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट पोलर के ऊपर होती है, डोल्ड्रम होते हैं जहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की और साउदर्न हेमिस्फेयर की विंड आके मिलती हैं और वहाँ पे वेदर बड़ा अनसेटल्ड सा होता है, उसे डोल्ड्रम कहते हैं। और सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट वहाँ पे डेवलप हो जाती है जिस प्रकार से मानसून आती है और इंडिया के अंदर ITCZ डेवलप होता है। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो दूसरे पार्ट में ऐड करेंगे, तो आप पार्ट 2 को जरूर देखिएगा। पार्ट 1 को यहीं पे फिनिश करते हैं। धन्यवाद।